हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संक्षारण के बारे में। पढ़ेंगे कि संक्षारण होता क्या है और साथ ही पढ़ेंगे कि लोहे पर हमारा जो जंग लगता है वो किस प्रकार का लगता है, संक्षारण की क्रिया विधि क्या होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे संक्षारण से बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं, और साथ ही पढ़ेंगे पीएच मान के बारे में कि पीएच मान होता क्या है और उसकी उपयोगिता क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इन टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर संक्षारण होता क्या। तो सबसे पहले हम संक्षारण की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जब एक धातु को खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो वह वातावरण से क्रिया कर सकते हैं। जब हम किसी धातु को क्या करते हैं, खुले वातावरण में रखते हैं या रखा जाता है तो वह वातावरण से क्रिया कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी सतह क्या होती है, नष्ट होने लगती है। और इस घटना को ही हम संक्षारण कह सकते हैं या कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी धातु को खुले या ओपन एटमॉस्फेयर पे रख देते हैं तो क्या होता है, वो जो आपकी मेटल होती है या धातु होती है वो वातावरण से क्रिया कर लेती है, जिसके फलस्वरूप आपके जो धातु होती है उसकी सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और यही घटना आपकी संक्षारण कहलाती है। यही घटना आपके लोहे पर जंग लगना कहलाती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब हम लोहे को खुले वातावरण में रख देते हैं तो उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और इसका आप सेकंड उदाहरण देख लीजिए। कह रहा है कि जब हम और जो आपकी चांदी की चमक का कम हो जाना भी आपके संक्षारण के कारण ही होता है। अब देख लेते हैं कि लोहे पर किस प्रकार जंग लगता है, या लोहे पर जंग लगना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लोहे पर जंग लगना आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। तो आइए यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना जो है संक्षारण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब लोहे को क्या कहते हैं, जब लोहे को नम वायु की सतह पर खुला रख दिया जाता है तो उस सतह पर लाल बादामी रंग की आपकी परत जम जाती है। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। और जब हम लोहे को एक नम वायु पर खुला रख देते हैं या लोहे को नम वायु के साथ खुले में रख दिया जाता है तो उसकी सतह पर लाल बादामी रंग की परत जम जाती है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना वास्तव में वायु तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की संयुक्त अभिक्रिया के कारण होता। जो आपके लोहे पर जंग लगता है वो वायु, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से संयुक्त अभिक्रिया के कारण होता। कहने का मतलब है कि जब आपके लोहे पर जंग लगता है ये तीनों कारक आवश्यक होते हैं। पहला कारक आपका वायु होता है, दूसरा आपका जल होता है, तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये तीनों संयुक्त रूप से मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर आपका जंग लग जाता है आपके पदार्थ में। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं कि किस प्रकार हमारा जंग लगता है। तो यहाँ पर देखिए 4 अणु आपके यहाँ पर Fe के आ जाते हैं, आयरन के आ जाते हैं, प्लस 3O2। इसको हम देख लेते हैं कि 4E प्लस 3O2 प्लस 2X इक्वल्स टू आपका यहाँ पर बना देता है 2Fe2O3 इंटू XO2। ये आपका जंग का फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एस आपका बताता है कि जो आपका आयरन होगा वो सॉलिड होगा, जी आपका बताता है कि यहाँ पर ये गैस है, और आपका ये H2O आपकी जल की उपस्थिति में बताता है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन में पहले बताया गया है कि आपके क्या वायु, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो आपकी जो संयुक्त अभिक्रियाएं होती हैं तीनों के द्वारा, तभी आपका क्या होता है, यहाँ पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अब पढ़ लेते हैं कि जंग की जो आपके संक्षारण की क्रिया विधि क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार जो आपका संक्षारण है या संक्षारण है वह मूल रूप से विद्युत रासायनिक घटना है। जो आपका संक्षारण की क्रिया विधि होती है वो मूल रूप से आपकी विद्युत रासायनिक घटना होती है, और यह मुख्य रूप से धातु सतह के विभिन्न भागों के विद्युत रासायनिक व्यवहारों में भिन्नता के कारण उत्पन्न
होती है। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका कि जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है वो विद्युत रासायनिक घटना ही है, और इसका जो मुख्य रूप से धातु की सतह पर विभिन्न भागों के विद्युत रासायनिक व्यवहारों में भिन्नता के कारण होती है। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार या विद्युत रासायनिक सिद्धांत के आधार पर संक्षारण की क्रियाविधि को लोहे पर जंग लगने का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। आपसे कि कोई पूछ ले कि जंग लगने का सबसे अच्छा उदाहरण बताइए, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना संक्षारण की क्रियाविधि का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो यहाँ पर आपके नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि हम संक्षारण से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। तो संक्षारण से बचाव हम धातु की सतह पर पेंट कर भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है कि धातु की कुछ विशिष्ट रसायनों के द्वारा हम उनका प्रयोग करके भी हम संक्षारण से बच सकते हैं। तीसरा आपका पॉइंट है कि धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर हम संक्षारण से बच सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि आपका पीएच वैल्यू जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है पीएच। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पीएच की फुल फॉर्म जान लीजिए कि पीएच होता क्या है। तो पीएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन इसके फुल फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पीएच की खोज किसने की। जो आपके पीएच की जो खोज की थी वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में की थी। अब जान लेते हैं कि पीएच होता क्या है, पीएच की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप कह रहा है कि H+ आयन का सांद्रण बहुत कम होता है, अतः इसे प्रकट करने के लिए सोरेनसन ने सन 1909 में एक नई पद्धति का प्रयोग किया जो हाइड्रो आयन के सांद्रण को 10 की घात के चिन्ह के रूप में बदलकर प्रयोग करते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। यहाँ पर जो आपका पीएच मान का सबसे पहले प्रारंभ किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में नई पद्धति का प्रयोग किया जो क्या करता था, जो हाइड्रो आयन के सांद्रण को 10 की घात के चिन्ह के रूप में बदलकर प्रयोग करते थे या करते हैं, जिसे हम पीएच कहते हैं। फिर देख लेते हैं, कह रहा है कि किसी विन्यास का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की एक संख्या होती है। आपके किसी भी विलयन का यहाँ पर जो पीएच मान होता है वो 10 की ऋणात्मक घात की एक संख्या होती है जो उस विलयन के क्या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्रकट करती है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान जो होता है वो 10 की ऋणात्मक घात की एक संख्या होती है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करती है। चाहे तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या आप दूसरी लिख लीजिए कि पीएच मान हम किसे कहते हैं। तो इसका दूसरा डेफिनेशन आपका हो जाता है कि H+ आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हम ही पीएच मान कहते हैं। चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर से देख लिए, कह रहा है कि H+ आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हम पीएच कहते हैं। अब पीएच बराबर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पीएच बराबर -log H+ आयन, या इसी को हम लिख सकते हैं -log H+/OH माइनस। आपको पता ही होगा कि जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है, और जो आपके जल के जो आपका पीएच मान होता है 7 होने का कारण क्या होता है, तो उसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण ही आपका जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। अब पढ़ लेते हैं कि पीएच मान की उपयोगिता क्या होती है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहली आपकी उपयोगिता आपके कृषि में महत्वपूर्ण हो जाती है, आपके मिट्टी की जांच करने में। तो हम देख लेते हैं कि कृषि में पीएच मान की हम उपयोगिता किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति उत्पादन के लिए मिट्टी के पीएच मान को भिन्न भिन्न रखा जाता है, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति उत्पादन के लिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो आपका भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है। फिर कह रहा है कि यदि मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 5 या 5 से कम होता है तो वह आपका जो मिट्टी होती है वह वनस्पति उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं होती है। आप सेकंड पॉइंट अब देख लेते हैं, कह रहा है कि पीएच का मान यदि 7 से कम है तो पीएच मान का क्या करते हैं, कपड़ों की धुलाई व रंगाई के प्रयोग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जब आपका पीएच मान 7 से कम होता है तो उसका उपयोग हम क्या कहाँ करते हैं, कपड़ों की धुलाई व रंगाई के लिए हम करते हैं। फिर देख लेते हैं अगला पॉइंट, कह रहा है कि पीएच मान जो है यदि 7 से अधिक होता है तो कपड़ों की प्रत्यास्था नष्ट होने लगती है और आपके कपड़े जल्दी ही फट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं।
अब देख लेते हैं अगला पॉइंट कह रहा है कि बॉयलर जो आपके बॉयलर में भाप बनाने की प्रक्रिया होती है तो उस बॉयलर की जो आपका पीएच वैल्यू होती है वो 8.5 से 9 के बीच रखी जाती है। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।